हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में वेलकम करते हैं आप लोग का। तो जैसा कि आप लोग को थंबनेल में ही पता चल गया होगा कि जो हम आज बात करेंगे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा हमारा साइंस का। ठीक है, तो साइंस का ये क्यूज टाइप का होगा। इसमें आप लोग को 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप लोगों ने कौन सा ऑप्शन सही चुना है। तो चलिए हमारे साथ जुड़ जाइए आप लोग। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होकर चलिए। तो साइंस के हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करेंगे जो कि एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है सक्सेस स्टडी पॉइंट। ये 10वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। चलिए, तो हमारा विज्ञान का ये पहला क्वेश्चन है कि हमारे पौधे जो है वो क्या कहलाते हैं। इसके लिए आप लोग को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला उपभोक्ता, अपघटक, पहला ऑप्शन हमारा उत्पाद, दूसरा है प्रोडक्ट, और ऑप्शन नंबर सी है उपभोक्ता, और ऑप्शन नंबर डी है आहार श्रृंखला। तो जल्दी बताइए कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं। चलिए, 4 ऑप्शन में आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन आप लोग को सही लग रहा है। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा, तो जल्दी आप लोग को बताइए। आप लोग को थोड़ा टाइम दिया जा रहा है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या आहार श्रृंखला। जल्दी बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या आहार श्रृंखला। जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, अगर आप लोग को लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, बिल्कुल सही है। ये जो हरे पौधे कहलाते हैं ये कहलाते हैं उत्पाद। ठीक है, प्रोडक्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं, एक तरह का उत्पाद कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर प्रश्न पर। बहुत ही हाईलाइटेड है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा घटित होने वाला पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा घटित होने वाला पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा सूखे घास के पत्ते, ऑप्शन नंबर बी है पॉलीथीन गैस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा रबड़, और ऑप्शन नंबर डी है प्लास्टिक की बोतलें। तो इन 4 ऑप्शन में आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन आप लोग को सही लग रहा है। चलिए, आप लोग को कुछ टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए। किसी का कॉपी नहीं करना है। ठीक है, आप लोग को खुद से जवाब देना है कि आप लोग कौन सा ऑप्शन जो है आप लोग को सही लग रहा है। गलत हो या सही हो, आप लोग खुद से जवाब दीजिए। ठीक है, और अंत में ज़रूर बताइए कि आप लोगों ने 10 में से कितना नंबर सही किया है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो सूखे घास के पत्ते एक ऐसा पदार्थ है जो जैविक प्रक्रम द्वारा घटित होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूखे घास के पत्ते। ठीक है, सूखे घास के पत्ते हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सूखे घास के पत्ते जो है जैविक प्रक्रम द्वारा घटित होने वाला पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसके लिए भी आप लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है साफ जल में, दूसरा है गंदे जल में, और ऑप्शन नंबर सी है हमारा मीठा जल में, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो जल्दी बताइए कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा, आप लोग को 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। जल्दी बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, अगर आप लोग को लग रहा है कि इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, गंदे जल में। यदि डेंगू के मच्छर की बात करें तो वो साफ जल में रहते हैं, और मलेरिया के जो मच्छर होते हैं ये गंदे जल में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से। चलिए, चौथा नंबर प्रश्न हमारा कि जिन, ठीक है, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये बायोलॉजी का बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है कि जिन शब्द को के प्रस्तुतकर्ता कौन है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा जॉनसन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा लैमार्क, और ऑप्शन नंबर सी है मेंडल, और ऑप्शन नंबर डी हमारा ग्रिफिथ। तो जल्दी बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
जॉनसन, लैमार्क, मेंडल या ग्रिफिथ। 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने कि जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। चलिए ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा, जल्दी जल्दी आप लोग को बताइए कि लाइव चैट होगा नीचे लिखा हुआ, उसमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोग को कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, जॉनसन, लैमार्क, मेंडल या ग्रिफिथ। तो इसका जो आंसर होगा हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जॉनसन। जिन शब्द के प्रस्तुतकर्ता कौन है? जॉनसन। जॉनसन के द्वारा जिन शब्द का प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, चलिए 5वां नंबर प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम्य झिल्ली या अपारगम्य झिल्ली? ऑप्शन नंबर सी है अर्ध पारगम्य, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने, तो जल्दी बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम्य, अपारगम्य, अर्ध पारगम्य या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नन ऑफ दिस। आप लोग को कुछ टाइम दिया जा रहा है 5 सेकंड का, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न है हमारा, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो इसका जो राइट आंसर अगर आप लोग को लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली है। कोशिका झिल्ली कैसी झिल्ली है? अर्ध पारगम्य झिल्ली है। ठीक है, बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है। ठीक है, अगर आप लोग नोट्स बना रहे होंगे तो इसमें आप VVI कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न है हमारा, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, लेकिन किस में होता है? हाइड्रा में, मटर में, शैवाल में या प्लाज्मोडियम में? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा हाइड्रा में, बी है मटर में, सी है शैवाल में और डी है हमारा प्लाज्मोडियम में। तो जल्दी बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? हाइड्रा में, मटर में, शैवाल में या प्लाज्मोडियम में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मुकुलन हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन द्वारा क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो हाइड्रा में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है अगला हमारा कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगा? पहला है लीवर, ऑप्शन नंबर बी है अग्न्याशय, ऑप्शन नंबर सी है अंडाशय और ऑप्शन नंबर डी है एड्रीनल। तो जल्दी बताइए कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर, अग्न्याशय, अंडाशय या एड्रीनल? 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। 4 ऑप्शन में आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को पता है कि ये चैनल जो है 10वीं जो बच्चा जो है स्टूडेंट जो भी है, अगर 10वीं की बोर्ड परीक्षा आप लोग देने वाले हैं, ठीक है, तो हमारा चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट इसके लिए बहुत ही बेटर है, क्योंकि यहाँ पर चैप्टर वाइज क्लास चलती है। ठीक है, और सभी चैप्टर की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है। ऑब्जेक्टिव, नॉमरिकल, ठीक है, सब्जेक्टिव, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, बिल्कुल सब कंप्लीट तरीके से करवाई जाती है। तो जल्दी बताइए कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो इसका जो आंसर होगा हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, यानी लीवर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? उसको हम लीवर बोलते हैं। ठीक है, चलिए, जिसको हिंदी में यकृत कहा जाता है। ठीक है, लीवर को। एक कृत्रिम वृक्ष नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों को एक कृत्रिम वृक्ष नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा क्या करता है? निकालता है। एक कृत्रिम वृक्ष नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से जो है, यानी कि ब्लड से, किस प्रक्रिया द्वारा निकालता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा पुनरावशोषण, ऑप्शन नंबर बी हमारा निस्यंदन, ऑप्शन नंबर सी हमारा आस्तर और ऑप्शन नंबर डी है हमारा अपोहन। ठीक है, पुनरावशोषण, निस्यंदन, आस्तर या अपोहन। ठीक है, तो आप लोग के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, तो जल्दी बताइए कि इसे चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर आप लोग को सही लग रहा है। एक कृत्रिम ब्रिक, ठीक है, इस तरह से ब्रिक होना चाहिए। ठीक है,
एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा निकालता है? तो 8 का जो आंसर होगा हमारा, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अपोहन। अपोहन द्वारा क्या होता है कि कृत्रिम वृक्क क्या करता है, नाइट्रोजन या अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है, बाहर क्या करता है, रिलीज करता है, छोड़ता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न है हमारा कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं? विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने जो हानि, देखिए शरीर में क्या होता है, बहुत सारा प्रक्रिया होती है। ठीक है, और सारी प्रक्रियाओं में क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी रह जाते हैं। ठीक है, कोई भी काम करते हैं, जैसे पढ़ाई ही करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, अपशिष्ट यानी कि कुछ कचरा हो जाता है जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, डस्टबिन में डालते हैं, है ना। तो उसी तरह से हमारे शरीर में भी क्या होता है, बहुत सारा हानिकारक पदार्थ भी क्या होता है, जमा होते हैं। तो बताना है कि शरीर से इन पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, तो किस तंत्र के द्वारा निकाला जाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र या उत्सर्जन तंत्र। तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने, तो जल्दी बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा यह हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाचन तंत्र हमारा करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, इसका हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र, माफ़ करिएगा। इसमें जो है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को किस तंत्र के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, तो ये होता है उत्सर्जी अंगों के द्वारा, यानी उत्सर्जित तंत्र के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र के द्वारा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न, कोई बात नहीं, होता है थोड़ा सा, तो याद रखिएगा उसका जो आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र। यदि क्वेश्चन आ जाए कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप जो हानिकारक प्रोडक्ट होते हैं उसको किस प्रक्रिया द्वारा निकालता है, तो उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र। चलिए 10वां प्रश्न है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है? हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरीन। एक बार फिर से आप लोग को बताया जा रहा है कि आप लोग क्या करिए, आवर्त सारणी के 1 से लेकर 30 तक जितने भी तत्व हैं सभी का परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान जरूर याद रखें। ये एग्ज़ाम में 100% आते हैं, तो कम से कम आप लोग को 25 से 30 तो आप लोग को याद करना ही है, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, दोनों। तो यहाँ है आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है? हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरीन। तो आप लोग को पता है कि वहाँ जो होता है, जैसे आवर्त सारणी में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो कभी नहीं होगा, क्लोरीन हो सकता है, हीलियम या हाइड्रोजन, तो तीनों में से हो सकता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, ऑक्सीजन, 2 तत्व आ गया। ठीक है, तो ये यौगिक है, ये तत्व नहीं है, क्या है, एक यौगिक है। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाकर कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हीलियम। हीलियम क्या है कि शून्य समूह का तत्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए चैलेंज है कि आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त की संख्या कितनी है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है आप लोगों को कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त की संख्या कितनी है। और हमारा चैनल का नाम है सक्सेस स्टडी पॉइंट। तो जो बच्चे इससे नहीं जुड़े हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो जो है आप सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ ये हमारा सेशन समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। ठीक है, और किसी तरह का कोई भी परेशानी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।